जय हिंद साथियों, आज डिस्कस करेंगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर, क्योंकि वेतन आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट आने से पहले पैनल की तरफ से क्वेश्चनर शेयर किया गया है सभी के लिए। जो वो क्वेश्चनर्स आए हैं उसमें एक क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की एमएसपी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खतरा मंडरा रहा है। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल अरविंद सिंह ओबराय जी। कर्नल साहब ने 37 साल से भी ज़्यादा भारतीय सेना की वर्दी पहन के सेवा की है, और मैं तो ये कहूँगा 37 साल से ज़्यादा नहीं, वर्दी तो सर ने उसी दिन पहन ली थी जब वो सैनिक स्कूल में एनरोल्ड हुए थे, तो उसी समय से वो डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं। सर ने अपनी सर्विस के दौरान क्रिटिकल ऑपरेशंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, लैंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत सारे अनेकों उत्तम दर्जे के कार्य किए हैं और वहाँ पर बखूबी से अपना रोल निभाया। और मैं आज भी देख रहा हूँ सर एक्टिवली देश हित में समर्पित हैं। सर के बारे में मैं कुछ कहूँ वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। सर, आपका सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज हम डिस्कस करेंगे 8वें वेतन आयोग के जो पैनल की तरफ से क्वेश्चनर निकाले गए, 18 क्वेश्चन दिए गए। सर, क्या आपकी नॉलेज में पहले भी कभी ऐसा हुआ है या ये पहली बार हो रहा है? मेरी याददाश्त में तो ये पहली बार क्वेश्चनर ऐसा देखने को मिला है। नहीं तो इससे पहले तो जो है पैनल ही डिसाइड करता था सारा कुछ, क्या सवाल पूछे जाएं, क्या उसके आंसर किए जाएं। तो ये मेरे को लगता है कि पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के लिए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन ये एक प्रूफ के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इतने लोगों ने जो है इस चीज़ का जवाब दिया है। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जी सर, कि ये 8वां पे कमीशन जो है नवंबर 25 में जो है गठित किया गया है, और इसको जो है 1 जनवरी 2026 से लागू करना चाहिए। जी सर। अभी ये किस डेट को लागू करते हैं वो अभी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन इसकी जो है इंटरिम रिपोर्ट अमूमन तौर पर दिसंबर 26 तक आ जानी चाहिए। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसको 18 महीने का टाइम दिया है, तो जून 27 तक जो है इसकी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आ जानी चाहिए, जिसके बाद गवर्नमेंट जो है फैसला करेगी कि क्या चीज़ दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को और क्या नहीं दिया जाए। सर, आपने क्वेश्चनर्स जो निकाले 18 क्वेश्चन आम पब्लिक के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए रखे हैं। उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस की मिलिट्री सर्विस पे का स्पेशली जिक्र किया गया है। और पैनल का जो क्वेश्चन है वो चाहते हैं कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उनका और आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं उनका किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए। तो यहाँ एक संदेह होता है कि क्या एमएसपी को ख़त्म करने की प्लानिंग है या कुछ एमएसपी सीएपीएफ के जवानों को भी देने का कोई है, क्या महसूस हो रहा है? आपने जो है सही सवाल का जिक्र किया है कि इससे जो है गवर्नमेंट की मंशा क्या है वो तो गवर्नमेंट ही बताएगा या पे कमीशन बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमएसपी जो है, जो कि अब शुरू हो चुकी है, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट छेड़छाड़ करेगी। अगर आपको याद होगा कि जो स्टार्टिंग पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे आईएएस की तकरीबन 56,100 से शुरू होती है सर, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की जो है थोड़ा उससे ज़्यादा होता है सर। अभी ये सारा कुछ जो है शुरू से ऐसे चल रहा है, लेकिन बीच में जब एमएसपी आ गया है तो ब्यूरोक्रेट्स ने कोशिश की कि एमएसपी भी जो है इसमें शामिल किया जाए बेसिक पे में, और फिर जो है
उनको अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जाना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन ये एमएसपी किस लिए दी गई, इसका इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे हार्डशिप्स हैं और जो ऐसी ड्यूटी है जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स बाकी आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि ये सीएपीएफ को भी दिया जाना चाहिए कि नहीं, वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा ये है कि एमएसपी जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक स्पेशल रिकग्निशन है जो कि उनकी सर्विसेज के लिए दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। सर, संदेह इसलिए पैदा होता है कि 1972 के बाद जब थर्ड वेतन आयोग आया तो थर्ड वेतन आयोग से पहले जवानों की पेंशन 70% होती थी, उसको घटाकर थर्ड वेतन आयोग में 50% कर दिया गया। और अगर सर 1972 31 दिसंबर की बात करें तो उस वक्त हमारे सेना के जो चीफ होते थे उनकी पेंशन 1000 रुपये महीना थी और सिविलियन काउंटर पार्ट्स की जो पेंशन थी वो 415-16 समथिंग कुछ ऐसी थी। तो 2.5 गुना हमारे चीफ्स की ज़्यादा थी और छठे वेतन आयोग आते आते वो दोनों की बराबर हो गई। तो किसी भी गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए वाही तो हमेशा सबने लूटी, लेकिन कोई स्पेशल कदम नहीं उठाया। तो इसलिए संदेह होता है क्या यहाँ भी कोई एमएसपी पर खतरा है तो नहीं। आपका शक और शुबा जो है जायज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इसमें कोई छेड़छाड़ करना चाहेगी। हाँ, पेंशन जो है 70% से 50% पे आ गई है, तो ये पेंशन बिल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये खर्चा जो है बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको सिर्फ खर्चे के तौर पर देखे तो वो कुछ और सुझाव मांग सकती है कि कैसे इन खर्चों को कम किया जा सकता है। लेकिन देश हित से ज़्यादा देश के लिए जो है मर मिटने की जो क्षमता है, और आजकल के जो हालात चल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स से भी चल रहे हैं और सब जगह लड़ाई का माहौल चल रहा है, तो ऐसे हालत में गवर्नमेंट कटौती तो कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ में, लेकिन वो जज्बा कहाँ से लाएगी जो कि एक फ़ौजी का जो जज्बा होता है। और उस चीज़ में एमएसपी जो है एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कुछ छेड़छाड़ की गुंजाइश बाकी है। सर, जो पैनल की तरफ से क्वेश्चनर दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन में जैसे बात कही जा रही है सीएपीएफ और आर्म फोर्सेस के जवानों की पे को बराबर लाने की, एमएसपी का जहाँ जिक्र हुआ है, तो क्या आपकी नज़र में ये सही है? कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो पहले कमांडर इन चीफ जनरल रॉबर्ट लॉकार्ट थे, जो कि 15 अगस्त 47 से लेकर 31 दिसंबर 47 तक इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे। जब उन्होंने नेहरू को बताया कि इंडिया को एक फॉर्मल डिफेंस प्लान बनाने की ज़रूरत है, तब नेहरू का जवाब ये था कि इंडिया में जो है पुलिस ही काफ़ी है और इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आर्मी को स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर का एनालिसिस था डिफेंस प्लान के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को बराबरी पर लाएगी। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय की सरकार में और आज की सरकार में ये समझ है कि ये सरकार सीएपीएफ और आर्म फोर्सेस को एक बराबरी पर नहीं लाएगी? बिल्कुल, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि उस समय में जो है नेहरू ने गलती की, वो आज की गवर्नमेंट जो है ऐसी गलती नहीं करेगी। सर, अभी सोशल मीडिया में एक काफ़ी बहस चल रही है कि विशेषकर हमारे पंजाब से जवान अब सेना में कम आ रहे हैं, तो ये भी एक सोशल मीडिया पे चला हुआ है, क्योंकि अग्निवीर के चलते जवानों का विशेषकर पंजाब का
ये चल रहा है कि पंजाबी हमारे जनरल यश मौर्य साहब ने भी उसके ऊपर कहा है, बहुत कम जवान आ रहे हैं पंजाब से। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो है ऑल इंडिया क्लास कंपोजिशन हो आर्मी का, तो उस कारण से कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले जो है सब स्टेट्स को जो है इक्वल मौका दिया गया पॉपुलेशन के हिसाब से कि वो जो है रिक्रूटमेंट हो सकती है उनकी। और जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि पंजाब से कम क्यों आ रहे हैं, कि एक्चुअली पहले पंजाब में हर घर से एक फ़ौजी होता था या 2 भी होते थे, लेकिन आज उल्टा ये हो गया है कि हर घर से जो है एक बेटा या 2 बेटे वो कनाडा भागे हुए हैं या अमेरिका भागे हुए हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग बचे ही कम हैं जो कि आर्मी में आ सकें, और जो बचे भी हैं वो लोग जो है नशे से जो है मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो वो कारण भी है जो कि पंजाब लोग इस समय कम आ रहे हैं। सर, संदेह का एक थोड़ा सा प्रश्न और भी उठता है। 2019 में डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई थी, उसके लिए डीओपीटी की तरफ से एक मेमोरेंडम भी निकाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो स्टेप रुक गया, वो नहीं उठाया सरकार ने। लेकिन इस बार जब ये 2026-27 का बजट आया है तो डिसेबिलिटी पेंशन को भी टैक्स के दायरे में ले आए सरकार। तो यहाँ इस तरह की चीज़ों को देख के बार बार संदेह होता है कि कहीं हमारी एमएसपी पर भी कहीं चाबुक ना चल जाए। डिसेबिलिटी पेंशन पे जो कि गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस निकाले हैं, उसकी मंशा कुछ और थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ दूसरे ढंग से की जा रही है। डिसेबिलिटी का चांस जो है आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा होता है और हर पल एक ख़तरा होता है। तो इस चीज़ के लिए जो है कई लोग मिसयूज़ भी करते हैं कि रिटायरमेंट से पहले जो है कुछ कैटेगरी ले सकते हैं। तो सुधार की ज़रूरत थी, लेकिन सुधार के चक्कर में इतना गलत कर रही है ये सरकार कि जायज़ नहीं है कि जो लोग डिसेबल हो चुके हैं उनको जो है इसका मुआवजा ना मिले। और ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं। गवर्नमेंट को डिस्कशन करना चाहिए, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से बात करनी चाहिए और इसका केस जो है प्रॉपर तरीके से निपटारा किया जा सके। जो भी गवर्नमेंट की एप्रीहेंशंस हैं या भी शक है, उस चीज़ों को दूर किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल बंद करना ये बात जायज़ नहीं है। सर, आखिरी एक और सवाल, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जेसीओ और जवानों का काफ़ी विरोध प्रदर्शन ये चला है कि ये जोखिम भत्ता है, सबको एक समान होना चाहिए। इस पर आपका क्या कमेंट्स है, क्या राय है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो एक ख़तरा जवान के लिए है वही ख़तरा जेसीओ के लिए भी है और वही ख़तरा ऑफिसर्स के लिए भी है। अब ये जो है हमारी दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसका जो पे स्केल होगा उसके हिसाब से जो है उसको परसेंटेज से जो है ये भत्ते दिए जाएंगे। लेकिन जो भी स्पेशल अलाउंसेस हैं, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस है जिसमें कि ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे ही हार्ड एरिया अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, इन सब में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, एक और आखिरी सवाल, हालांकि पहले भी मैंने आखिरी कहा लेकिन जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि हम 8वें वेतन आयोग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप फिटमेंट फैक्टर इस वेतन आयोग में क्या हो सकता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? फिटमेंट फैक्टर जो है 6th पे कमीशन में जो पास किया गया था वो 1.86 था। जी सर। 7th पे कमीशन में 2.57 था। उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन में जो है तकरीबन 6ठे और 7वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के बीच में है। सुनने में ये आ रहा है कि ये 1.92 या 1.95 तक हो सकता है। अभी जो है जो हालात 6ठे पे कमीशन में थे, 7वें पे और 8वें पे कमीशन में जो हैं वो काफ़ी अलग हैं।
इकॉनमी उस समय इंडिया की अच्छी नहीं थी जब 6th पे कमीशन अनाउंस हुआ, तो इसलिए 1.86 लगा कि बहुत अच्छा फिटमेंट फैक्टर है। उसके बाद जब इकॉनमी बढ़नी शुरू हुई और अभी जो है इकॉनमी इंडिया की जो है तीसरे नंबर पर आ गई है, तो मुझे लगता है कि अभी इकॉनमी को स्टेबलाइज होने में और 5-6 साल लगेंगे। 2030 तक तो गवर्नमेंट बोल ही रही है। तो इसलिए इस समय जो है वो 7वें पे कमीशन से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि इकॉनमी अच्छी हो जाएगी तो इसको जो है वो उस ढंग से पेश करेंगे। सर, आपने इकोनॉमी की बात की तो मेरे अंदर एक और जिज्ञासा थोड़ी जागी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछने का, और वो जिज्ञासा ये है कि जब हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप 5 में है तो हमारे जो पेंशनर्स हैं उनका 18 महीने का DA/DR जो कोविड के टाइम पे फ्रीज किया हुआ है, कम से कम उसको तो रिलीज करें। मुझे लगता है कि जो चीज़ बीत गई है उसको तो बहाल करने में गवर्नमेंट को जो है काफ़ी रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो होगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट DA के जो फिगर्स हैं वो 60% के करीब होने वाले हैं। हो गए सर, डिक्लेयर होना बाकी है। हाँ, वो डिक्लेयर होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि 8वें पे कमीशन के लिए 60% जो है इसको रीसेट कर दिया जाएगा तकरीबन 0% के करीब, और फिर जो है वहाँ से बाकी के पे स्केल और फिटमेंट फैक्टर जो है शुरू किए जाएंगे। लेकिन कोविड के दौरान जो है पूरे वर्ल्ड इकॉनमी का बुरा हाल था, और जो लोगों ने सरवाइव किया है कोविड से, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोग आज इस हालत में हैं कि इंडिया को हम तरक्की के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। सर, हाल ही में 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है महंगाई भत्ते एरियर के ऊपर, लेकिन वो डिसीजन है बंगाल सरकार के एम्प्लॉइज का। तो वहाँ से ये रास्ता साफ हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ये डिसीजन दे सकती है कि पुराने DA के एरियर को दिया जाए और वो देना सरकार को पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स दिया है अपने डिसीजन में। तो रास्ता तो खुलता नज़र आ रहा है कि 18 महीने का महंगाई भत्ता भी अब अगेन लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाला है। अगर जब तक कि इंटरिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, अगर गवर्नमेंट को देना भी पड़ा ये एरियर्स, तो वो सारा कुछ जो है वो कंज्यूम कर देंगे अपना 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, और इसको वो एरियर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उस समय के पॉलिटिकल हालात के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने बताया जून 2027 में जो है इसकी फाइनल रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन होने की अंदेशा लगता है। तो उसके बाद जो है इलेक्शंस ज़्यादा दूर नहीं है, जब तक कि अनाउंस होंगे सारा कुछ गवर्नमेंट देगी, तो उस हिसाब से जो है वो अपना गवर्नमेंट अपना उल्लू सीधा कर सकती है। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल साहब ने बेबाकी से, चाहे वो महंगाई भत्ते की बात हो जो हमारा कोविड के टाइम का फ्रीज है 18 महीने का, चाहे वो 8वें वेतन आयोग की बात हो, फिटमेंट फैक्टर की बात हो या MSP की बात हो, बेबाकी से अपनी राय रखी। सर, आपने जो अपनी राय रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। जय हिंद। हिंद।